अररिया लोकसभा सीट को लेकर चुनाव प्रचार हो रहा है। बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सिंह कर रहे हैं धुआंधार चुनाव प्रचार में उतरे हैं एनडीए के दिग्गज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रोड शो किया। वहीं प्रदीप सिंह ने भी जीत का दावा किया। हमारे संवाददाता प्रीतम उनके साथ, हम आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ प्रीतम जुड़े हुए हैं। प्रीतम, बताइए किस तरह का उत्साह और किस तरह की चीजें वहां दिखाई पड़ रही हैं और कितना उत्साह है, खासकर जो प्रत्याशी हैं वहां के, वो किस तरह से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और जनता का क्या रुख है? जी बिल्कुल काशिफ, अररिया में 7 मई को मतदान होना है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। परसों भारत के सबसे विश्वसनीय चेहरे जो है प्रधानमंत्री मोदी एक रैली को संबोधित करने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ जो है अररिया से मौजूदा सांसद प्रदीप कुमार सिंह मौजूद है। प्रदीप कुमार सिंह लगातार चुनाव जीत रहे हैं, ये विधायक भी रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है काशिफ, इनकी खासियत यह है कि काफी लो प्रोफाइल रहते हैं, लोगों से हर वक्त मिलने के लिए अवेलेबल रहते हैं। सर, सबसे पहले कैसे न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये 2014 नहीं है, 19 नहीं है, बल्कि 24 है। 10 साल से आप लोग भी सरकार में हैं। एक बड़ी अपेक्षाएं थी जो भारत राष्ट्र की, वो पूरी हुई है। जम्मू कश्मीर में 370 की समाप्ति है, वो एक बड़ा कदम था। राम मंदिर निर्माण पिछले 500 साल से लोग मांग कर रहे थे, आज वो जाके राम मंदिर का 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन हुआ है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी शिक्षक थे, राजनीतिक जो परिवार है उससे कोई वास्ता नहीं था। सियासी दखल कैसी शुरुआत हुई, सियासत में आने का फैसला आपने कैसे किया? देखिए, सच बताऊं, सच बात यही है कि जिस गांव में मैं जन्म लिया, वहां से जब मैं हाई स्कूल पढ़ने जाता था तो नदी टप के जाना पड़ता था और रोज इतना पानी में कपड़ा उतार के उसमें हमको चलना पड़ता था और कोई रोड पुल सड़क नहीं था। पूरब भी नदियां, पश्चिम भी नदी, उत्तर भी नदी। तो उस वक्त यही कहते थे कि कौन सरकार है, कौन एमएलए है, कौन एमपी है। आज तक आजादी के बाद भी हमारी ये स्थिति है और मैंने अपनी आंखों से देखा, माँ को देखा, बहनों को देखा मरते हुए, डिलीवरी पेशेंट, कोई रास्ता नहीं। जब बाढ़ का समय होता था तो डिलीवरी पेशेंट भी मर जाता था, सांप काटता था तो वो उसको मर जाना पड़ता था। मन में एक जज्बात था कि खुद मैं आगे बढ़ूंगा, समाज सेवा करूंगा और जनता का दिल को जीत करके खुद मैं एमएलए एमपी बनूंगा। और मैंने ठाना था और वो पूरा हुआ और अभी मैं अपना गांव, अब वो इलाका जा सकता हूँ। तो आप कहना चाह रहे हैं कि बचपन से जो आपने अपने इलाके में जो दिक्कत देखी थी, उसको देखते हुए आपका ये निर्णय हुआ कि हमें कुछ ऐसा करना है जो समाज के लिए भी उपयोगी हो और देश के लिए भी उपयोगी हो। एक सवाल ये है सर, आपके पिताजी जो थे, वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो चीजें होती थी, जो विषय होते थे, उनको काफी आसानी से समझाते थे। यानी उनको जो समझाने का जो गुण था वो काफी अच्छी उनके पास क्षमता थी। कई बार नीतीश कुमार ने भी उसकी तारीफ की है। थोड़ा सा उनके बारे में बताएं आप मुझको। देखिए, पिताजी शिक्षक थे हमारे जी और साहित्यकार भी थे जी। बचपन में जब हम पढ़ते थे तो पिताजी हमको पढ़ाते थे कि बेटा एमए बीए पास करोगे नौकरी नहीं मिलेगी, कंपटीशन में बैठना होगा। और जब कंपटीशन में बैठोगे तो वह नहीं पूछेगा कि वह जाता है ट्रांसलेशन बनाओ, तो जीके की बात पूछेगा। तो पिताजी हमको रोज पढ़ाते थे जनरल नॉलेज, हम भूल जाते थे। हिंदी में 2 पार्ट होता है, गद्य और पद। तो जो कविता पोएम बचपन में हमारे टीचर ने पढ़ाया, रटाया, वो आज भी याद है। तो उसी प्रकार से पोएम में, कविता में वो जीके की बात को लिखा। यानी हमें पढ़ाते पढ़ाते मेरे पिताजी को प्रेरणा मिली कि कठिन से कठिन बातें आसानी से बच्चे कैसे सीख सकता है। तो जैसे हमको पूछते थे कि भारत में कितने राज्य हैं, तो 25 राज्य हुआ करता था उसमें, 6 केंद्र शासित। तो 25 राज्य का नाम किताबों में है, हम भूल जाते थे। तो पिताजी लिख दिए वो, बिहार, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात, नागालैंड व उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर प्यारा है, त्रिपुरा सिक्किम हमारा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मिलकर बनता हिंदुस्तान। भारत के हैं 25 राज्य, मिलजुल कर हम करते काज।
फिर किस राज्य की राजधानी कहाँ है, ये तो और कठिन है। तो बिहार की राजधानी पटना है, असम की प्रागज्योतिषपुर, बंगाल की कलकत्ता है, राजस्थान की जयपुर, पंजाब हरियाणा की चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की भोपाल, गुजरात की गांधीनगर, तो मणिपुर की इम्फाल, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, त्रिपुरा का अगरतला, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, तो हिमाचल की शिमला, महाराष्ट्र की बम्बई है, कर्नाटक की बेंगलोर, मेघालय की शिलोंग है, तो सिक्किम की गंगटोक, केरल की त्रिवेंद्रम है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, तमिलनाडु की मद्रास, कोहिमा नागालैंड की, जय जय मदरलैंड की। मैं सभी राज्यों का राजधानी बता दिया। उसी प्रकार से आविष्कार और आविष्कारक, किस चीज का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया, जैसे मोटर गाड़ी फोर्ड की, रिवाल्वर है कोल्ड की, अनुबम है रदरफोर्ड का, रेडियम मैडम क्यूरी का, वाटरमैन फाउंटेन पेन, चेचक का, जेनर का, व्हाइट का है, थर्मामीटर, सिलाई मशीन थियोनियर का, राइट बंधु ने जहाज बनाया, पंडुबी बुसबेल ने, छापाखाना गुटेनबर्ग ने, बिजली दी गुलवर्ड ने, गैलीलियो ने दूरबीन दी, साइकिल मैकमिलन ने, रेल इंजन जेम्स वाट ने, सिनेमा दी एडिसन ने, वाटसन ने रडार बनाया, टेलीफोन अलेक्जेंडर ने, बेतार बनाया मिलकर दोनों, जगदीश चंद्र मार्कोनी ने, फोटोग्राफी एल डुग्रे का, ट्रांजिस्टर है साकले का, टेलीविजन वर्ड का है, रबर्ट टाइट डनलप का। तो इस तरह से पूरे ज्योग्राफी की बातें, जीके की बातें, बहुत सारी बातें ज्ञान विज्ञान की सब उसमें है। जैसे विश्व की नदियां या बिहार की नदियां, गंगा, गंडक, बागमती, बलान, स्वर्ण रेखा, सरजुग, परमान, महानंदा, कमला, कोसी बिहार की है प्रमुख नदी, पुनपु, फल्गु, दामोदर, घाघरा, तिरजुग, तिलैया, चरण, बकरा, बूढ़ी गंडक और कनकई बिहार की है प्रमुख नदी। तो इस तरह से जीके की बात उसमें पूरी किताबों में है। सर, एक सवाल ये है कि लगातार आप सांसद हैं, स्थानीय प्रतिनिधि हैं, बिहार सीमांचल की जो गिनती होती है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पूरे देश में पिछले जगहों के तौर पे होती है। अररिया में पिछले 5 साल में जो काम हुए हैं वो लोग जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो महत्वपूर्ण काम है वो क्या हुए हैं। देखिए, मैं कोई राजनीति नहीं किया जी। आपको मैं जानकारी दूं, हिंदुस्तान में मैं पहला सांसद हूं। 2 बार मैं विधायक रहा और 2 बार सांसद, अब तीसरी बार मैं अभी चुनाव मैदान में हूं और जनता के आशीर्वाद से मैं फिर जीतूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज भी मैं किराए के मकान पे हूं जी जी, और सबसे कम एसेट मेरा होगा हिंदुस्तान में। मुझे कोई कुछ नहीं, मेरे नाम से 2 कट्ठा जमीन वो पिताजी खरीद के दिए थे और कुछ नहीं है। तो राजनीति सेवा का जरिया है, राजनीति धन कमाने के लिए नहीं है। और राजनीति लंबी करने के लिए ईमानदार, नैतिकवान, चरित्रवान, निष्ठावान बनना पड़ेगा, वरना कभी कभी अंधों को लाठी मिल जाती है। एक आध बार तो मिल जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो व्यक्ति लगातार 3-4 बार जीत गए हैं, आगे भी जीतने का मुझे हौसला बुलंद है। ऐसे नहीं होता है, सेवा करते हैं, लोगों का दिल को जीतते हैं। मैंने कभी, मेरे घर कोई आया तो मैंने ये नहीं कहा कि आपका जात क्या है, आप किस समुदाय से आते हो, आपका काम क्या है, आप किधर आए हो। और जो वोट दिया उनका भी, जो नहीं वोट दिया उनका भी सांसद नहीं हूं। दुर्भावना से ग्रसित न होकर के मानवता के नाते जो वोट नहीं दिया उनका भी काम करेंगे, उनका भी दिल जीतेंगे, आने वाला दिन में वोट लेंगे, यह भाव से मैं काम किया है। इसलिए आज सभी जाति धर्म के लोग मुझे अररिया में अपना नेता नहीं, अपना बेटा समझता है। सबसे आप रहेंगे मेरे साथ। देखिए काशिफ, देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, ये कई टर्म से विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन इनकी सादगी देखिए कि इनके पास ये अब भी रेंटेड मकान में रहते हैं, इनके पास 2 कट्ठा जमीन नहीं है। आप समझिए कोई व्यक्ति अगर 10 साल विधायक है, 10 साल से सांसद है, और अगर उनके पास ये भी चीजें नहीं है, समझिए कि ये कितनी सादगी से, कितनी ईमानदारी से जीवन जीते हैं। एक सवाल ये है कि अब आगे अगले 5 साल में क्या करना है आपको? जैसे कनेक्टिविटी है आजकल, जैसे आपने देखा होगा दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ गया है, देवघर एयरपोर्ट से जुड़ गया है। आप अगले 5 साल में क्या करना चाहिए? कुछ रोड में बनाया होगा ताकि, देखिए सबसे पहले तो कनेक्टिविटी यहाँ नहीं था जी। मैंने 400 पुल
कनेक्टिविटी को गांव से शहर तक जिला मुख्यालय जोड़ा है। 400 ब्रिज, प्रधानमंत्री ब्रिज, 1000 किलोमीटर सड़क और अररिया टू गलगलिया 4 लेन बन रहा है। अररिया टू गलगलिया रेल लाइन, अररिया टू सुपौल रेल लाइन, ये सब प्रगति पर है। और अभी 6 ट्रेन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिया है। पटना जाने का राजधानी कोई ट्रेन नहीं था, सिलीगुड़ी यहाँ से जाने का कोई ट्रेन नहीं था। 15 साल से सहरसा फरबिसगंज बंद पड़ा था कांग्रेस के समय में। 14 साल में भगवान राम वापस आया और हमारा ट्रेन मोदी जी, अभी हमको 15 साल कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी वापस दिया। तो 6 ट्रेन मुझे का सौगात नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने देश हित में जो विकास का काम किया है वह भी एक बड़ा नाम है। गरीब कल्याण के नाम पर जो आज गरीबों को खाना मिलता है, भोजन, 28 लाख लोगों को महीने में 5 किलो चावल अररिया जिला में मिलता है। केवल अररिया में? बिल्कुल, देश में 80 करोड़ लोगों को मिलता है, तो अररिया में 27,99,000 लोगों को 28 लाख कह सकते हैं। बिल्कुल, यह चावल मिलता है महीने में 5 किलो। 28 गुना 5 कर दीजिए तो लाख, तो कितना चावल एक महीने में सरकार देती है। 3.5 लाख माँ बहनों को धुआं से मुक्ति दिया है, जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला है। 4 लाख शौचालय मिला है गरीब को, और 2.5 लाख किसान को सीधे साल में 3 बार 2,000 रुपया करके अररिया जिला में मिलता है किसान सम्मान निधि, और 2.5 लाख परिवार को प्रधानमंत्री आवास मिला है, मुद्रा योजना का लाभ मिला है, अनेक प्रकार का, और 5 लाख लोगों को सीधे आयुष्मान कार्ड मिला है। यानी मोदी जी का गारंटी है कि कोई गरीब का बच्चा, कोई गरीब इलाज के बिना नहीं मर सकता है। गरीब भी अब दिल्ली में जाके एम्स में और अपोलो में अमीर की तरह इलाज कर सकता है। इसकी गारंटी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो ये छोटी बात नहीं है, काम बहुत छोटा था, लेकिन आजादी के 70 साल में भी इस देश में किसी ने गरीबों का शौचालय नहीं बनाया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज गांव में स्वच्छता आया है, लोगों में अवेयरनेस आया है, जागृति, लोग जग चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी हमारा तो नेता है ही, देश के विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है, और आज दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी पर रिसर्च कर रही है कि कोरोना महामारी के बाद जीडीपी कहाँ जा रहा है, चीन का कहाँ जा रहा है, अमेरिका कहाँ जा रहा है, रूस, जो दुनिया का टॉप 10 देश है वो पीछे जा रहा है। और उस 140 करोड़ का देश को आज प्रधानमंत्री कोरोना के बाद मुफ्त में अनाज दे रहे हैं 2020 से, और अगला 29 तक क्लियर कर 5 साल के लिए उन्होंने कह दिया। और इस परिस्थिति को, कोरोना को झेलते हुए लगभग 2.25 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका दिया है। अपने भी देश को बचाया, दुनिया को भी नरेंद्र मोदी जी टीका देकर बचाने का काम किया। और आज पूरी दुनिया यह कह रहा है कि भारत आज दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था हुआ, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं 2 साल बाद भारत दुनिया का 3रा अर्थव्यवस्था होगा। तो जब भारत में पैसा होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत का हर नागरिक मजबूत होगा। जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? सामने में इंडिया गठबंधन के भी लोग हैं, वो चुनाव में लड़ रहे हैं। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? क्योंकि ये वो इलाका है जो थोड़ा भाजपा के लिहाज से मुफीद नहीं माना जाता है। आपके सामने चुनौती गंभीर है, किस रूप में इसको मान के चलते हैं? जीत के प्रति क्या रहेगा? जीत तो नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। सारे लोग जब मैं जहाँ जाता हूँ यही बात कहते हैं कि जो मुझे खाना दिया, जो मुझे सम्मान दिया, माँ बहनें देश की आधी आबादी है, बहनें कहती है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 33% आरक्षण दिया लोकसभा और विधानसभा में, और महिलाओं को जो सम्मान दिया, महिला जो सशक्तिकरण किया है। तो आज नरेंद्र मोदी जी का बड़ा देन है कि महिलाएं सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं है, वह भी अब IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के साथ साथ गांव में मुखिया, MLA, MP बनने वाली है। तो इसलिए महिलाओं में जागृति आई है। प्रधानमंत्री का आवास का पैसा आता है तो माँ बहनों के खाते में आता है,
तो महिलाओं को जो सम्मान मिला, महिला सशक्तिकरण जो हुआ है, वो आधी आबादी तो उनका वोटर है। और पुरुष भी यह जान रहा है कि जात पात से ऊपर उठ करके देश को मोदी जी की जरूरत है। भारत को अगर विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो नरेंद्र मोदी को लाना ही पड़ेगा। इसलिए अब कोई समीकरण नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ विकास और नरेंद्र मोदी समीकरण है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से प्रधानमंत्री मोदी जी आज पूरे भारत के लोगों का दिल में राज कर रहे हैं, वही उनका वोट बैंक है। सर, कुछ स्थानीय समस्या की बात करते हैं, जैसे अररिया गलगलिया प्रोजेक्ट है, अररिया सुपौल प्रोजेक्ट है, वो पूरा नहीं हो पाया, कहाँ से अड़चन रह गई इसमें? अररिया गलगलिया जो प्रोजेक्ट है वह तो 4 लेन लगभग 90% काम हो गया है। 10% है, वो 1 आध महीने 2 महीना में पूरा हो जाएगा। रेल लाइन का काम भी 90% लगभग हो गया है। सुपौल वाला भी उधर से सुपौल से बहुत आगे बढ़ गया है। इधर जमीन एक्वायर करने में थोड़ा समय लगा, कठिनाई, भुगतान हो गया है। तो मुझे लगता है कि 1-1.5 साल में ये सब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। सर, एक सवाल ये है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी, अभी वो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, हिंदुस्तान की जनता इस शिद्दत से याद करेगी। कोई ऐसा था जिसने राम मंदिर बना दिया, कोई ऐसा था जिसने धारा 370 खत्म कर दिया, नौकरी सबने दी है। उनको कुछ खास उपलब्धियों के लिए देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को याद करेगी। आप ऐसा कुछ क्या अलग करना चाहेंगे ताकि आपकी भी एक अमिट छाप रहे लोगों के मन में, और लोग कहे कि कोई अररिया का ऐसा सांसद था जिसने इस काम को करके दिखाया जो अब तक हो नहीं पाया था? कुछ ऐसा आपके मन में चल रहा हो? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ बाढ़ का समस्या है जी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ परमान, भोलवा, बकरा, नोहंदरा, कनकई, सुरसर, नेपाल से सटा मेरा क्षेत्र है, पहाड़ी नदियाँ हैं। एक बैग रात में पानी आता है, किसान का फसल बर्बाद करता है। हम लोग जो रोड पुल बनाते हैं वो भी बहा ले जाता है। इसलिए पहला काम है कि बाढ़ से निजात दिलाना अस्थायी तौर पर। दूसरा है कि मक्के का खेती हमारे यहाँ काफी होती है। मक्का से आधारित यहाँ 10 उद्योग लगे ताकि किसानों को मक्के का रेट उचित मिले। एक फैक्ट्री लगा है, एक पार्ट चालू हुआ है, लेकिन 10 फैक्ट्री की जरूरत है। अगर 10 फैक्ट्री लगता है तो मक्के का भी किसानों का रेट उचित मिलेगा। और जो प्लान करता है लोग दिल्ली पंजाब ज्यादा पैसा कमाने के लिए, उनको भी रोजगार यही मिलेगा। दूसरा काम है। तीसरा काम है कि यहाँ पर रेल का हब बनेगा। यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, जमीन मैं दिया हूँ सरकार को एक्वायर करके। आने वाला दिन में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और जो फारबिसगंज एयरपोर्ट है, इसको मैं चालू करवाने के लिए उड़ान योजना के तहत मैं कई बार पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया हूँ। और आपको जानकारी दे दूं कि 7 एयरपोर्ट बिहार में चिन्हित किया गया है, सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। उसमें हमारा फारबिसगंज भी है। और कमिंग साल में मैं फारबिसगंज से हवाई जहाज चलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री का सपना है उड़ान योजना के तहत कि देश के लोग हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे। तो हमारी यह कोशिश होगी कि फारबिसगंज एयरपोर्ट चालू हो और हमारे जो गरीब लोग हैं हवाई चप्पल पहनने वाला, यहाँ से दिल्ली, पंजाब, बम्बई, दुनिया के कोने कोने जाए, हवाई यात्रा करे। यह भी मेरा सपना है। और शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज बना है रेणु गांव में। रेणु जी बड़े साहित्यकार थे यहाँ के। और पॉलिटेक्निक बन गया है, IIT बन गया है। और 400 एकड़ में लगभग यहाँ पे बड़ा चिड़ियाघर बनने वाला है रानीगंज में, उसको भी मैं बनाऊंगा। और आने वाला दिन में हम चाहते हैं कि अररिया में एक बड़ा मेडिकल के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी बने, कॉलेज बने, बढ़िया, ताकि दिल्ली पंजाब लोगों को पढ़ने जाना नहीं पड़े। यहाँ पर भी टेक्निकल जितना संस्था है वो उसका विकास होना है, ताकि गरीब का बच्चा भी यहाँ घर में रह के अररिया जिला में सब डिग्री ले सके, संपूर्ण शिक्षा में भी काम करना है। सर, एक सवाल ये कि जब यहाँ से सीमांचल एक्सप्रेस खुलती है, महानंदा एक्सप्रेस खुलती है, तो आप देखेंगे कि दिल्ली पंजाब जाने वालों की एक बड़ी संख्या रहती है। टिकटें हर वक्त वेटिंग रहती हैं। एक पलायन की बड़ी समस्या है। दूसरा ये है कि जब मैं अररिया घूम रहा था तो देखा मक्के की फसल लगी हुई थी। अगर उससे जो संबंधित चीज़ें हैं, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अगर वो शिद्दत से उस पर काम किया जाए तो लोगों को रोजगार ही मिलेगा। और जो किसान है
उसे उचित मुआवजा मिलेगा, उसे उचित दाम मिलेगा। आप इसको लेकर कितना गंभीर है, क्या करें? मैं बहुत गंभीर हूँ जी। आपको बता दूं, यहाँ गुलाबाग है और यहाँ का पंजाब से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, मुंबई से अनेक जगह का व्यवसायी यहाँ आते हैं। मक्का खरीद के स्टॉक रखता है और पूरा साल ढोता है। मक्के का कॉर्नफ्लाई बनता है, पशु का आहार बनता है, मुर्गी का दाना बनता है, स्टार्च बनता है, ग्लूकोज बनता है, अनेक प्रकार का सामान उसका बन के देश और देश के बाहर जाता है। वो बहुत कीमती चीज है। यही न था कि पहले कनेक्टिविटी नहीं था, पहले यहाँ बिजली नहीं थी, यहाँ बिजली का दिक्कत था। तो अब बिजली आ गया, पानी आ गया, 4 लाइन से जोड़ दिए। एयरपोर्ट बनाने की बात मैं करता हूँ। तो जब कनेक्टिविटी अब मजबूत हो गया तो अब उद्योगपति भी यहाँ आना चाहेंगे, तो उनको सुविधा मिलेगी तब ना। इसीलिए अब आने वाला दिन में यही काम मैं करने वाला हूँ। यहाँ उद्योग लगे, मक्का से आधारित उद्योग लगे, ताकि किसानों का भी मक्के का रेट उचित मिले और बेरोजगार जो दिल्ली पंजाब जाते हैं प्लान करता है वो यही रोजगार मिले। एक आखिरी सवाल है कि सर, जैसे समस्तीपुर जैसे इलाके में मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो गया, एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दोनों जैसे पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, उसके लिए सर थोड़ा बिहार सरकार से, चूंकि आप लोग सरकार में यहाँ पे, तो उसके लिए सर कुछ प्रयास हो रहा है क्या? मैंने कहा ना कि पिछले बार कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का चिट्ठी आई थी कि मेडिकल कॉलेज के जमीन जो पहले आओ पहले पाओ। हमने 3 साल पहले दिया है, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से कई बार बिहार में जो सरकारें बदली, उल्टा पुल्टा फिर के चक्कर में कुछ परेशानियां हुई, परंतु जमीन भी सरकार एक्वायर कर लिया है। मुझे लगता है कि अभी तुरंत प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों मेडिकल कॉलेज बनवाया है। प्रधानमंत्री जी का ही सोच है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, और प्रधानमंत्री जी ने बनाया भी है। बड़े बड़े IMM, एम्स कई बनाए हैं। तो अररिया में वह काम हो जाएगा, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो अब चुनाव के बाद उस सब में लगेंगे और बहुत जल्दी अररिया जिला वासियों को मेडिकल कॉलेज का सौगात मिलेगा। 4 जून 2024 को क्या होगा? 4 जून 24 को 400 पार होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि अब की बार 400 पार, और यह निश्चित अब की बार 400 पार होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रहित में बड़े और कड़े फैसला लिया। जनता तैयार है, 4 जून का इंतजार है, सिर्फ कमल छाप पर बटन दबेगा और इंडिया गठबंधन का 40 का 40 सीट बिहार में जीतेंगे और अररिया में अपार मतों से हम लोग जीतेंगे। इसमें कहीं कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अररिया के मौजूदा सांसद प्रदीप कुमार सिंह थे। कहा जा सकता है कि विधायक रह के और सांसद रह के इनसे जो बना इन्होंने किया है, और अगले 5 साल के लिए इन्होंने एक रूपरेखा तैयार कर रखी है। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि फारबिसगंज को भी हम एयरपोर्ट से जोड़ेंगे, यानी जिस तरह से लोग अभी देवघर से और दरभंगा से प्रीतम, हम ये कह सकते हैं कि 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले कुछ उड़ान भरेंगे। अभी यहाँ के लोगों को बागडोगरा या दरभंगा जाना पड़ता है। दूसरी चीज इन्होंने ये कही है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, उसके लिए कुछ तकनीकी दिक्कतें थी लेकिन उसे दूर कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि जो मक्का जो पूरे इलाके में एक बड़े स्तर पे होता है, उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे लगाई जाएगी, ताकि यहाँ पे इसका उत्पादन हो, इसका भंडारण हो और इसका खपत हो, और इसे यहाँ का मक्का पूरी दुनिया में जा सके। यानी एक प्रकार से राजकाज और राजनीति के साथ साथ जो कारोबार है, जो लोगों की जान है, इन सब पर प्रदीप कुमार सिंह का फोकस है। अब 4 जून 2024 को ये देखा जाएगा कि प्रदीप कुमार सिंह ने जो दावे किए थे उस दावे में कितना दम था, और लोगों को 7 मई के साथ साथ 4 जून 2024 का भी इंतजार रहेगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।